हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो हिंदी में अभी तक जो है पत्र, निबंध, इंपॉर्टेंट व्याकरण और इसके अलावा काव्यखंड, ये जो 4 वीडियो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन बच्चों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर आपको उन वीडियोस के जो लिंक है वो मिल जाएंगे। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गद्य खंड के, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है बच्चों, हर साल हम प्रिपेयर करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो जो बच्चे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट पे आप इन पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं इस पर जरूर मैसेज करिएगा। तो देर न करते हुए जो है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो गद्य खंड का पहला क्वेश्चन आपके सामने, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? हर साल जो ये क्वेश्चन है 101% बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जो है लगातार आपके एग्जाम में ये आ भी रहा है। तो आंसर भी हम यहाँ पर डिटेल में चलेंगे डिस्कस करते हुए, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में मिस ना कर पाए। तो पूरे कस्बे में कैप्टन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नेताजी की मूर्ति से लगाव था। वहीं नेताजी के चश्मे को बदला करता था वही। कैप्टन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। आई होप बच्चों इसको आपने पहले से भी याद कर रखा होगा और यहाँ पर आप लोग का रिवीजन भी हो गया होगा। अगला प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति का जो चश्मा था बार बार क्यों बदल देता था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। या फिर क्वेश्चन घुमा देंगे कि नेताजी का जो चश्मा है पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैप्टन बार बार मूर्ति का चश्मा क्यों लगा देता था। तो सिंपल सा आंसर रहेगा कि कैप्टन अपने देश के साथ जुड़ा हुआ था। पैसा कमाने की ललक उसमें नहीं थी। वह बार बार मूर्ति का चश्मा बदल देता था क्योंकि कोई ना कोई ग्राहक आकर उस फ्रेम को मांग लेता था जो उस मूर्ति पर लगा हुआ रहता था। कैप्टन मूर्ति से वह फ्रेम उतारकर उसे दे देता था। इस तरह से कैप्टन गिने चुने चश्मों में से कोई ना कोई नेताजी की मूर्ति को पहनाता रहता था। अगला प्रश्न है और सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना है। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति क्यों नतमस्तक थे। हालदार साहब, अगर आपने स्टोरी पढ़ी तो हालदार साहब जो है हर 14वें-15वें दिन उस कस्बे से गुजरा करते थे जहां पर वो नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, और कहाँ रुकते थे? हमेशा पान वाले के पास रुकते थे। तो क्यों नतमस्तक हो गए थे उस चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति? तो चश्मे वाले का नेताजी की मूर्ति से विशेष लगाव था। उसमें देशभक्ति की भावना जो थी प्रबल थी, इसलिए वह प्रतिदिन नेताजी का चश्मा बदला करता था। स्वयं हालदार साहब भी बड़े देशभक्त थे। उन्हें इस बात से पीड़ा होती थी कि देश के लोग शहीदों और देशभक्तों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। नेताजी की चश्मे रहित मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगी होना इस बात का प्रमाण थी। ऐसे में यदि कस्बे का एक अति साधारण और अपंग व्यक्ति समाज के उपहास और व्यंगों की अ, उपेक्षा करके क्या करता था, उस मूर्ति का चश्मा बदल दिया करता था या उस मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। इस वजह से क्या थे, चश्मे वाले की देश के प्रति या उस मूर्ति के प्रति देशभक्ति की भावना को देखते हुए हालदार साहब नतमस्तक थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। या फिर नेताजी की जो कहानी है चश्मे वाली, उससे हमें क्या संदेश प्राप्त होता है या क्या-क्या हमें चीज़ें सीखने को मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है? ये क्वेश्चन भी लगातार आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में बच्चों पूछा जो है जा रहा है। तो इसका भी जो आंसर है वो भी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। नेताजी का चश्मा कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने महापुरुषों, देशभक्तों और शहीदों का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी उनके सम्मान का आडंबर नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में हो भी रहा है ये सब कि लोग सम्मान दिल से कम करते हैं बट आडंबर बहुत ज्यादा। यदि अपने महापुरुषों की मूर्तियों की देखभाल और उनका यथोक्ति सम्मान नहीं कर सकते तो उनकी मूर्तियां स्थापित करके अपनी श्रद्धा और देशभक्ति का आडंबर कदापि नहीं करना चाहिए। यह ना तो उन महापुरुषों का सम्मान है और ना ही हमारी देशभक्ति का प्रतीक, वरन यह तो उनका घोर अपमान है। यह कहानी हमें यह भी शिक्षा देती है कि देशभक्ति केवल युद्ध लड़ना ही नहीं है, वरन अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से करना, देश और समाज की संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करना भी देशभक्ति ही है। अतः अपने कार्य क्षेत्र में हमें अपने इन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश की सेवा करके अपनी देशभक्ति का परिचय देना चाहिए। महापुरुषों का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करने वाले देशभक्तों का हमें
कभी उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारी सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता का ध्वजवाहक है। उन्हीं से हमारी पहचान है। हमें कैप्टन चश्मे वाले जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि पान वाले की तरह उनका उपहास उड़ाना चाहिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इसमें जो आपको पढ़ना है, एक तो का और खा दोनों इंपॉर्टेंट है, एक एक या दो दो नंबर में बचे हुए क्वेश्चन आपके बनेंगे। आषाढ़ की रिमझिम रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो इसमें है कि आषाढ़ की रिमझिम होने पर गांव के सब लोग खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। कहीं खेतों में हल चलाते हैं तो कहीं धान की रोपनी होती है। बच्चे धान के पानी भरे खेतों में उछल उछल कर खेलने लगते हैं। तो यही इस स्टोरी का जो सारांश था। आप जब आपने स्टार्टिंग ये स्टोरी पढ़ी होगी तो सब कुछ जो है क्लियर आपको वहां पर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट जो है इसको आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो इसको देख लेते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में आप लोग इसको रख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे, यानी वो कबीर को मानते थे। वे कबीर पंथियों की सी टोपी लगाते थे, यानी जैसे कबीर को मानने वाले लोग टोपी पहनते थे, वैसे है बाल गोविंद भगत भी कबीर पंथी टोपी पहनते थे। माथे पर रामनंदी टीका और गले में तुलसी की जड़ों की माला। वे कबीर साहब को मानते और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसी में थोड़ा-सा और भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कि जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते और भेंट करते। प्रसाद स्वरूप जो भी वहां से वापस मिलता उसी से अपना गुजारा करते। पुत्र की मृत्यु पर भी वे रोए नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन के कबीर के भाव को अपने जीवन में साकार करते प्रतीत हुए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न रहेगा बच्चों इंपॉर्टेंट, भगत के चरित्र में साधु मनोवृत्ति वाली कौन सी विशेषताएं थी। या फिर बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। या फिर ये क्वेश्चन घुमा देंगे कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2009, 11, 13, 16, 18 यानी लगातार हर 2 साल छोड़ करके ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है बच्चों आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो इसमें देखो, साधु का अर्थ होता है धार्मिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति, संत भला आदमी, सज्जन। भगत जी के चरित्र यानी व्यक्तित्व में साधुत्व के ये गुण विद्यमान थे। उनके व्यक्तित्व की साधु मनोवृत्ति को प्रकट करने वाली विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला कि भगत जी कपड़े बहुत कम पहनते, कमर में एक लंगोटी, सिर पर कबीरपंथी टोपी और सर्दियों में काला कंबल। दूसरा पॉइंट है, वे कबीर को साहब कहते और उन्हीं के ही आदर्शों पर चलते थे। तीसरा है, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और सभी से खरा व्यवहार करते थे। चौथा है, वे बिना वजह किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। पांचवा है, वे जीवन में नियमों के इतने पक्के थे कि किसी की चीज को ना छूते, ना उसे बिना पूछे व्यवहार में लाते। वे दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। उनके खेत में जो भी पैदा होता उससे पहले कबीरपंथी मठ में भेंट करते। सातवां है, प्रतिदिन कबीर के भजन गाते, आत्मा परमात्मा में विश्वास करते। तो उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि भगत जी साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। क्लियर हो गया। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार जो है आप लोग की जो वीडियो की सीरीज है वो आती रहेगी और हर एक सब्जेक्ट के हम आप लोग के लिए जो है हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आने वाले हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट, मोह और प्रेम में अंतर होता है। बाल गोविंद भगत की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो पढ़ लेते हैं कि मोह और प्रेम में अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत छोटा अंतर है। मोह में पक्षपात होता है, यानी जो मोह होता है उसमें विरोध होता है, पक्षपात होता है, मेरा नहीं तेरा, इस तरह से। जबकि प्रेम निष्पक्ष और निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ होने के कारण प्रेम निश्चल होता है। बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र सुस्त और बोदा सा था और वे यह भी जानते थे कि इसको निगरानी की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में वह गृहस्थ का भार नहीं उठा सकता था। फिर भी उन्होंने उसकी बड़ी साध से शादी कराई। यह उनका पुत्र के प्रति मोह था। पुत्र की मृत्यु उपरांत, यानी जब उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उन्होंने उनकी पत्नी यानी उन्होंने अपनी विधवा पतुहु या फिर पुत्र वधु के पुनर्विवाह का निर्णय किया। यह उनका पोतु के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। यद्यपि पोतु विवाह नहीं करना चाहती थी, वह सोचती थी कि बुढ़ापे में उसके ससुर
यानी भगत जी की देखभाल कौन करेगा? उसने यह बात बाल गोविंद भगत के सामने रखी भी, किंतु बाल गोविंद भगत ने एक सच्चे पिता का पुत्री के प्रति पवित्र प्रेम का निर्वहन करते हुए अपनी पुत्र वधू से स्पष्ट कह दिया कि यदि तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। यदि बाल गोविंद भगत स्वार्थ देखते कि पोतोहू बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगी तो वे उसके विवाह न करने के आग्रह को स्वीकार भी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं करके अपनी पुत्र वधू के प्रति अपने पुत्री प्रेम का निर्वहन किया है। इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से इसको आप लोगों ने पढ़ना है, याद भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हिंदी का अगला चैप्टर है, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? अब ये क्वेश्चन भी आपका देखो 2008, 9, 10, 12, 17, 13, 23, 15 लगातार, यानी ये क्वेश्चन आपका कॉपी मिलते ही इसके आंसर को लिख देना, सिर्फ आगे जगह छोड़ देना कि कौन से नंबर पे आएगा, वो जगह छोड़ करके आंसर पूरा लिख दीजिए, क्योंकि 101% ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो देख लेते हैं किस किसका किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो एक कहानी यह भी कि लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। लेखिका में कुंठा प्रतिक्रिया की प्रतिच्छाया पिता से ही आई। हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से प्रभावित होकर लेखिका के व्यक्तित्व में साहित्यकार के गुण आ गए। लेखिका की मां का लेखिका के व्यक्तित्व पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा था। लेखिका ने इस विषय में लिखा है, हम भाई बहनों का सारा लगाव मां के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। इतना सा याद करेंगे, 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी के माध्यम से लेखिका पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है? तो एक कहानी यह भी के माध्यम से लेखिका पाठकों को यह संदेश देना चाहती है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय, विश्वास और कुछ कर गुजरने की लालसा हो तो एक साधारण से दिखने वाली लड़की भी असाधारण बन सकती है। सन 1946 से 47 ईस्वी की स्वतंत्रता आंदोलन की आंधी ने मन्नू भंडारी को अपने बवंडर में ऐसा फंसाया कि एक छोटे से शहर की युवा होती साधारण लड़की ना जाने कितने लोगों का प्रेरणा स्रोत बन गई। उस लड़की ने जिस उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने के लिए नए मार्गों को चुना, उसे जिसने देखा वह देखता ही रह गया। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी आत्मकथा में या आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? इंपॉर्टेंट है कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा है कि वे सोचते थे कि रसोई में लेखिका का रहना या कार्य करना अपनी क्षमता और प्रतिभा को चूल्हे में झोंकना है। अगला प्रश्न है, संस्कृत मानव आप किसे समझते हैं? कुछ उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो पेट भरा और तन ढका होने पर भी जो मनुष्य निठल्ला नहीं बैठ सकता, जैसे अंबानी हो गए या वो हो गए जो बिजनेसमैन है, कि उनके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त है, यानी उनका पेट भर सकता है, उसके बावजूद भी वो मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम संस्कृत मानव कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्रह नक्षत्र की खोज में सारी सारी रात ना सो सकने वाले मनीषी संस्कृत मानव ही हैं। और भी आप इसके जो लेटेस्ट या फिर वर्तमान समय में आप देख रहे हैं वो एग्जाम्पल दे सकते हैं इधर। अगला प्रश्न है कि लेखक के विचार से कौन कौन सी योग्यताएं संस्कृति हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। जो जा नंबर है कि लेखक के विचार से पेट भरा और तन ढका होने पर कर्मरत रहना यानी काम करते रहना, विद्वानों का अंतः प्रेरणा से तथ्य विशेष का उद्घाटन करना और उनकी खोज के लिए रात रात भर जागना, ऐसी योग्यताएं हैं जिन्हें संस्कृति कहा जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक ने इस अवतरण में सभ्यता की क्या परिभाषा दी है? संस्कृति व सभ्यता में क्या संबंध है? तो ये भी देख लेते हैं। तो मानव के खाने पीने, ओढ़ने पहनने के तरीके, आवागमन के साधन और आपस में कट मरने के तरीके सभ्यता कहलाते हैं। किसी नए तथ्य की खोज में लगने वाली प्रेरणा, प्रवृत्ति और योग्यता संस्कृति है, जबकि उस खोज से प्राप्त आविष्कार जो मानव कल्याण के लिए होता है सभ्यता है। एक और इसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि रात के तारों को देखकर ना सो सकने का आशय स्पष्ट कीजिए। रात के तारों को देखकर ना सो सकने का आशय तारों के अनुसंधान में सारी रात जगने से है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सी वस्तु रक्षणीय नहीं है और क्यों? या फिर क्या चीज रक्षणीय नहीं है और क्यों?
इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो संस्कृति के नाम पर जो कूड़े करकट का ढेर है वह रक्षणीय वस्तु नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो कल्याणकारी है वही रक्षणीय है। इसी के साथ दूसरा जो क्वेश्चन है कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मूर्त वस्तु को ही विभाजित किया जा सकता है। अमूर्त वस्तु का वैचारिक रूप से या तो संरक्षण किया जा सकता है अथवा उसको विस्मृत किया जाता है। मानव संस्कृति भी क्योंकि अमूर्त वस्तु है अतः उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह अविभाज्य वस्तु है। तो जितने भी क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में और आपकी हिंदी के पेपर में 101% जो है बच्चों आने ही आने हैं। अगला प्रश्न है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो आग की खोज मानव की अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। आग की सहायता से मानव मांस को भूनकर खाने लगा। आग से मनुष्य को भोजन पकाने, प्रकाश करने तथा सर्दी से बचने में भी सहायता मिली। मुख्यतः पेट की आग इस प्रेरणा का मुख्य स्रोत रही होगी। और अगला प्रश्न है, लेखक बदंत आनंद कौशल्यान के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? या फिर संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? तो यह है इसका आंसर कि किसी नए तथ्य की खोज में लगने वाली प्रेरणा, प्रवृत्ति और योग्यता संस्कृति है तथा उस खोज से प्राप्त आविष्कार जो मानव कल्याण के लिए होता है सभ्यता है। सुई धागे को खोजने की प्रेरणा, कपड़ों को सिलकर पहनने की इच्छा संस्कृति है तथा सुई धागा जो आविष्कार है सभ्यता है। तो यहाँ पर जो है आपके गद्यखंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो आपकी सेकंड बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो भी बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और बहुत अच्छे से अपना स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।